हेलो स्टूडेंट, तो मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। जैसे कि हम बात कर रहे थे इसके पहले के वीडियोज़ में कि इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है, कौन कौन से कंक्रीट के घटक होते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे पिछले वीडियोज़ में। तो आज भी हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा टॉपिक पिछला था वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट था। उसमें हमने लगभग मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर दिया था। 2 टॉपिक्स आपके रह गए थे, ठीक है, तो उनको भी हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रह गए थे। ठीक है, तो देखते हैं। आज जो हमारा लेक्चर है ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, एग्रीगेट के कौन कौन से ग्रेड होते हैं, वाटर का क्या मतलब कि महत्व है कंक्रीट में, इन सब के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक 2 रह गया था कौन कौन सा, एक बल्किंग ऑफ सैंड, दूसरा डेलेटेरियस मटेरियल्स ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि बालू का फूलना और हानिकारक पदार्थ। एग्रीगेट में जो मिलावे में हानिकारक पदार्थ होते हैं, ये जो टॉपिक्स हमारे रह गए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के बारे में। तो देखते हैं हमारा, अगर आपने इसके पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हमारी तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको दिख जाएगा वीडियोज़ का लिंक और प्लेलिस्ट की लिंक, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो कि हमारा जो बचा था, हमारा पहला क्या बचा था, बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड मतलब बालू का फूलना। ठीक है, बालू का फूलने से मतलब क्या है, ठीक है, देखते हैं कि बालू के फूलने से मतलब क्या है। जैसे क्या हुआ हमारा, देखते हैं आप साइट पे कहीं हुआ, कोई साइट हुआ, ठीक, कहीं पर भी क्या करते हैं हम एग्रीगेट को मंगाते हैं, कहाँ से, खदानों से मंगाते हैं, कहीं से भी मंगाते हैं, ले जाके साइड पे हम ऐसे ही रख देते हैं, मिट्टी पर, ज़मीन पर रख देते हैं। तो क्या होता है, जो सतह से नमी लेता है, ठीक है, कुछ ना कुछ सतह में नमी होगा ही, सतह से नमी के कारण, ठीक है, जो बालू हमारा फूल जाता है, बालू के आयतन में जो वृद्धि हो जाती है, एक लिमिट तक क्या होगी, बालू के आयतन में वृद्धि होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड, मतलब कि बालू का फूलना, उसी को हम कह देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमारा फूलता है। जो हमारा सैंड ले लेते हैं, ठीक है, बालू ले लेते हैं। बालू क्या होता है, जब जैसे हम प्रैक्टिकली जब उसको देखते हैं तो जब उसमें 5 से 6% वाटर मिलाएंगे, ठीक है, तो अब मैक्सिमम फूल जाएगा। ठीक है, जितना उसको फूलना रहेगा मैक्सिमम वो अपना आयतन गेन करेगा, जितना उसको आयतन बढ़ाना है वो उतना बढ़ा देगा। लेकिन क्या होगा, एक लिमिट के बाद 5 से 6% जब वाटर इसमें मिलाएंगे तो उस लिमिट के बाद क्या करेगा, वो उसके आयतन में फिर से कमी आने लगेगी। तो यही हमारा क्या होता है, बालू का फूलना, बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक ग्राफ होता है, ग्राफ हम देख लेते हैं कि जो ग्राफ हमारा है, ठीक है, क्या है, ये किसके किसके बीच ग्राफ है, ये हमारा आयतन में वृद्धि और किसके किसके बीच ग्राफ है, वाटर कंटेंट। ठीक है, इस पे क्या करते हैं हम, आयतन में वृद्धि, ठीक है, आयतन में वृद्धि को शो करते हैं, और इस पे क्या हम वाटर कंटेंट, ठीक है, मतलब कि जलांश को शो करते हैं, वाटर कंटेंट, ठीक है, जलांश, हिंदी में बोलते हैं जलांश। ठीक, तो यहाँ पे तो हमारा 0 होगा, जीरो के बाद क्या करते हैं हम, इसको यहाँ पे देख लेते हैं 10, 20, 30, 40, ठीक है, इस पर देख लेते हैं 5, 10, 15, 20, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा 25, 30। क्या होगा, हम जनरली इतना ही देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा 5 से 6% तक वाटर क्या होता है जब डालते हैं इसमें तो फूलता है, उसके बाद फिर आयतन में कमी होने लगती है, अपने प्रारंभिक आयतन में आने लगता है। ठीक है, एक समय के बाद उसका जो आयतन रहता है वही पुराना आयतन आ जाता है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं देखते हैं, जनरली कुछ ही देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो बालू होते हैं उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें, फाइन सैंड में, कोर सैंड में, और किसमें, और मीडियम सैंड में। ठीक है, तो तीनों के लिए हम देखते हैं। ठीक है, पहले जो हमारा फाइन सैंड होता है, ठीक है, फाइन सैंड में जब हम वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है, ये जब 5 से 6% वाटर फाइन सैंड में मिलाएंगे तो क्या होगा, हमारा 20 से 40% तक क्या होता है, ये बढ़ जाता है इसका आयतन। ठीक है,
इसमें जब वाटर मिलाएंगे, मान लीजिए हम वाटर ये मिला रहे हैं, तो ये कुछ ठीक है सारी ये कुछ ऐसे, ठीक है ऐसे बढ़ता है। या फिर इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्योंकि ये 30 तक हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जब इसमें 5 से 6% तक वाटर मिला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ बढ़ जा रहा है। इसका आयतन क्या हुआ, लगभग 20 से 40% के बीच में क्या हुआ, बढ़ जा रहा है। ये किसका है हमारा, ये हमारा हो गया फाइन सैंड का, ठीक है, ये हमारा हो गया फाइन सैंड का। अब जब मीडियम सैंड, इसमें इस मीडियम सैंड में जो होता है उसमें क्या करते हैं, वाटर जब मिलाते हैं तो ये कुछ ऐसे बढ़ता है, ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियम सैंड, ठीक है। और जब कोर्स सैंड होता है वो कुछ और कम होता है, लगभग 5 से 6% के बीच में ही सारे आयतन जो होते हैं वो अधिकतर होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं उसके बाद आयतन में कमी आने लगती है, मतलब कि वो अपनी प्रारंभिक वॉल्यूम को गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ होता है, ठीक है, किसमें आयतन में वृद्धि, मतलब कि जो आयतन में वृद्धि हो रही है और जलांश वाटर कंटेंट के बीच में ये ग्राफ है, इसको आप बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, बालू का फूलना। इसमें मेन पॉइंट क्या है कि जब हम पानी को बालू में क्या करते हैं 5 से 6% तक ऐड करते हैं, तो क्या होता है, वो जो हमारा होता है, ठीक है, जो हमारा आयतन में वृद्धि होगी वो 20 से 30% तक होती है, ठीक है। ये हमारा हो गया बालू का फूलना, ठीक है। जो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वो क्या है, सॉरी एक मिनट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डेलेटेरियस मटेरियल्स, ठीक है, इन एग्रीगेट, मतलब कि हानिकारक पदार्थ। एग्रीगेट में जो हमारे मिलावे में हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हानिकारक पदार्थ हमारे होते हैं मिलावे में जो। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेलेटेरियस मटेरियल्स इन एग्रीगेट, ठीक है, मतलब कि मिलावे में हानिकारक पदार्थ, मिलावे में हानिकारक पदार्थ का होना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डेलेटेरियस मटेरियल्स इन एग्रीगेट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में, ठीक है, वे पदार्थ क्या होता है, ये डेलेटेरियस मटेरियल्स क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में, ठीक है, क्या होता है, जो कंक्रीट हमारी होती है या फिर एग्रीगेट मान लेते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है, सामर्थ्य होती है, स्वीकार्यता वर्कबिलिटी होती है, ठीक है, और जो क्या उसकी आयु जो होती है, लंबी आयु जो अवस्था होती है कि इतने टाइम तक ये चलेगा, उसके बाद फिर जो मतलब कि फेल करेगा, तो उसकी जो आयु है उसमें जो विपरीत परिवर्तन होने लगते हैं, ठीक है। जिन पदार्थों के कारण क्या कंक्रीट के गुण में विपरीत परिवर्तन होता है, ठीक है, उन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं हम, डेलेटेरियस मटेरियल्स कह देते हैं, ठीक है। डेलेटेरियस मटेरियल्स देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। एक मिनट आप वेट करेंगे। जो हमारे डेलेटेरियस मटेरियल्स हैं उनको देखते हैं हम। तो ये हमारे क्या होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा हो गया लौ पायराइट हो गया, ठीक है, लौ आयरन पायराइट हो गया, अभ्रक हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, सेल हो गए, समुद्री होंगे, सेल्ट, मृत्तिका, ये सब जो होते हैं, ठीक है, ये सब हमारे कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, जो हमारे एग्रीगेट में पाए जाते हैं, जिनके कारण क्या होता है, हमारे एग्रीगेट का जो कंक्रीट का जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी होती है, कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी होती है, स्ट्रेंथ हो गया, वर्कबिलिटी हो गई, ठीक है, ये सब में विपरीत परिवर्तन, मतलब कि कमी आने लगती है, वो खराब होने लगता है कंक्रीट में, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेलेटेरियस मटेरियल्स बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इसमें क्या हो गया, क्ले हो गया, ठीक है,
क्ले मतलब मृतिका, सिल्ट हो गया, आयरन पायराइट हो गया, ठीक है। और अदर मतलब कि अदर कार्बनिक मटेरियल्स हमारे, ऐसे कई कार्बनिक मटेरियल्स जो हमारे एग्रीगेट में होते हैं, ये कंक्रीट के क्या करते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को कम कर देते हैं, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डेलेटेरियस मटेरियल्स, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। अब देख लेते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। यानी जो हमारे एग्रीगेट की ग्रेडिंग जो होती है, ठीक है, वो कितना होता है, वो उसको हम बोल देते हैं जैसे कोर्स ग्रेडेड एग्रीगेट, फाइन ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है, और क्या बोल देते हैं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है। ये हमारे 3-4 प्रकार के एग्रीगेट होते हैं ग्रेड के आधार पर, उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मतलब क्या है, मिलावे का श्रेणीकरण, ठीक है। हिंदी लिख दे रहे हैं ताकि यूपी बोर्ड वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि दिया गया है 7080230152 पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको कोई भी डाउट हो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मिलावे का जो श्रेणीकरण जो है, ठीक है, वो किस प्रकार से हम करते हैं, ठीक है। जो हमारा मिलावा होता है, ठीक है, मिलावा जो हमारा एग्रीगेट होता है वो मसाले का लगभग 55% होता है, ठीक है। जो हमारा मसाला बनाते हैं, मसाला किसके लिए बनाते हैं, देखते हैं आप घर बनाने के, जनरली बिल्डिंग बनाने के, कोई बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया हमारा, और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हमें बनाना हुआ, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना हुआ, उसमें जो मसाला हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। मसाले में क्या करते हैं, मसाले में मोर्टार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टार, ठीक है, मसाला में क्या होता है, जो हमारा एग्रीगेट होता है, ठीक है, एग्रीगेट लगभग कितना होता है, 55% एग्रीगेट होता है। और जो हमारा क्या होता है, कंक्रीट होता है, ठीक है। मसाला और कंक्रीट हमारा दो है, ठीक है। मसाले इसे क्या हम जनरली प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर देखे होंगे आप, ठीक है, प्लास्टर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कंक्रीट होता है, ठीक है, कंक्रीट में हमारा ये कितना होता है, लगभग 85% तक हमारा क्या होता है, उसमें एग्रीगेट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एग्रीगेट कितना किस में होता है, ठीक है। मोर्टार जो हमारा होता है, मसाला जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टर के लिए, उसमें हमारा 55% प्लास्टर में आप देखते होंगे सैंड होता है, और जिसको आप मोरंग बोलते हैं गांव की लैंग्वेज में, वो हमारा होता है, ठीक है। 55% टोटल मिला के होता है इसमें। और जो कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट में 85% तक हमारा क्या होता है, एग्रीगेट होता है। क्योंकि क्या हुआ, कंक्रीट में हमारा सीमेंट भी होता है, गिट्टी भी होता है, मोरंग जिसको आप बोलते हैं वो भी होता है, सैंड भी होता है, ठीक है, सारे हमारे कंक्रीट में होते हैं। तो इसमें अधिक हमारा हो जाता है 85%, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि मिलावा कंक्रीट की मतलब कि किसमें कितना परसेंट एग्रीगेट होता है, ठीक है। जो अधिकतम माप के एग्रीगेट किसमें है, ठीक है, मोर्टार में जितने जो अधिकतम माप के एग्रीगेट यूज किए जाते हैं वो 4.75 mm, ठीक है, mm के साइज के क्या करते हैं हम मोर्टार में एग्रीगेट को यूज़ करते हैं। और जो हमारा कंक्रीट पर जो यूज़ होता है, ठीक है, कंक्रीट में मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम 150 mm का क्या करते हैं, एग्रीगेट यूज़ करते हैं कंक्रीट में, और मोर्टार में हम 4.75 mm का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट में कि किस मतलब कि किस में कितना परसेंट हम एग्रीगेट मिलाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं हमारा कोर्स ग्रेडेड एग्रीगेट क्या है, फाइन ग्रेडेड एग्रीगेट क्या है, वेल ग्रेडेड, ठीक है, इन सब के बारे में देखते हैं, ठीक है। जो हमारा पहला इसमें आता है, ठीक है, पहला जो इसमें आता है वो क्या है, फाइन ग्रेडेड एग्रीगेट। सेकंड जो इसमें आता है वो है कोर्स ग्रेडेड एग्रीगेट।
और जो थर्ड वन जो हमारा था वो है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। ठीक, ये हमारे हो गए ग्रेड के आधार पे एग्रीगेट के टाइप्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इनका मतलब कि कैसे हम पता करेंगे कि क्या है कि कौन सा कोर्स ग्रेडेड है, कौन सा फाइन ग्रेडेड है, कौन सा हमारा वेल ग्रेडेड है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, फाइनेस मॉडुलस। ठीक है, सूक्ष्मता मापांक टेस्ट करते हैं, सूक्ष्मता मापांक। कौन सा टेस्ट इसके लिए करते हैं, सूक्ष्मता मापांक, फाइननेस मॉडुलस। ये क्वेश्चन आपके जनरली पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू। अगर बाय चांस आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो फाइनेस मॉडुलस। ठीक है, फाइनेस मॉडुलस में क्या करते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं कि हमारे डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, चालनी आपके क्या सीव्स आते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हो गया 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, 150 माइक्रोन। ठीक है, और हमारा हो गया ये हो गया 2.36 mm, 4.75 mm और 12.5 mm, 12.5 mm। और ऐसे हमारे क्या आते हैं, और ऐसे डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या आते हैं, साइज के क्या होते हैं, साइज सीव्स आते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 mm, सॉरी यहाँ 10 mm आता है। ठीक है, फिर हो गया हमारा 12.5 mm। ठीक है, 20 mm, फिर 40 mm, उसके बाद फिर 63 mm भी आते हैं हमारे, 80 mm। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ऐसे हमारे 9-10 प्रकार 10-11 प्रकार के क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमारे सीव्स आते हैं, चालनी आते हैं। तो सूक्ष्मता मापांक में हम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, एक सेट से क्या करेंगे, ठीक है हम बता देते थोड़ा सा आपको। क्या करते हैं हम, एक सेट से ऐसे, ये हमारा मान लेते हैं 80 mm की चालनी हो गई, फिर ये हमारा 63 mm, 40 mm, 20 mm और फिर 10 mm, सॉरी 12.5 mm, 10 mm। 10 mm के बाद फिर हमारा आ जाता है 4.75 mm, फिर 2.36 mm, फिर हमारा सॉरी 150 माइक्रोन, फिर हमारा आ जाता है 300 माइक्रोन। ठीक है, फिर हमारा ऐसे कौन सा आ जाता है, 600 माइक्रोन हमारा आ जाता है। ऐसे क्या करते हैं, एक सेट में क्या करते हैं, हम चालनी को लगा लेते हैं। जब ऐसे लगाते हैं तो कुछ सैंपल ले लेते हैं, किसका, एग्रीगेट का सैंपल कुछ हम ले लेंगे। तो सैंपल को क्या करेंगे, ठीक है, सैंपल को हम इस पे डालेंगे। ठीक है, किस पे, चालनी के सेट पर ऐसे डालेंगे। ठीक है, चालनी के सेट पर डालने पर क्या होता है, जब चालनी के सेट्स पर डालेंगे, ठीक है, तो इस पर डालने के बाद क्या होता है, कुछ क्या होगा, हमारा रिटेन कर जाएगा इस पे, किस पे, 80 mm वाले पे, कुछ रिटेन कर जाएगा हमारा 63 mm वाले पे, कुछ 40 mm वाले पे, कुछ 20 mm वाले पे। ठीक है, ऐसे हमारा कुछ एकदम नीचे चला जाएगा, 600 माइक्रोन से भी जो जिनकी साइज़ कम होगी वो एकदम नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। ऐसे क्या करते हैं, हम चाल लेते हैं। ठीक है, चालने के बाद क्या देखते हैं कि जो हमारा, जैसे अगर हम क्या करते हैं, कोर्स ग्रेडेड, ठीक है, कोर्स ग्रेडेड अगर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, कोर्स ग्रेडेड के लिए अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो कोर्स ग्रेडेड के लिए क्या होता है कि हमारा जो होता है 4.75, हमने क्या पढ़ा था, जो सब छोटे साइज़ की होती है। ठीक है, क्या फाइन एग्रीगेट हम क्या पढ़े थे, फाइन एग्रीगेट की साइज़ कितनी होती है, 4.75 से कम। ठीक है,
ठीक है, 4.75 से कम होती है फाइन एग्रीगेट की। तो जो 4.75 तक हमारे यहाँ तक जो रिटेन कर जाता है, ठीक है, इसका हम एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चार्ट हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे। चार्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, इसका फाइनेंस मॉडुलस टेस्ट कर, मतलब कि फाइनेंस मॉडुलस फाइंड करते हैं। फाइनेंस मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, जो हमारा इस पर रिटेन कर जाता है, ठीक है, 4.75 mm तक जो रिटेन कर जाता है ये हमारे सारे एग्रीगेट, इनको क्या करते हैं हम प्लस, मतलब कि ऐड कर लेते हैं, सबका समेशन फाइंड कर लेते हैं। सबका समेशन फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबका समेशन फाइंड करने के बाद मान लेते हैं हमारा कुछ भी मान लेते हैं, हमारा जो भी आया वो FM इक्वल टू क्या हो जाता है, फाइनेंस मॉडुलस इक्वल टू जितना हमारा कम्युलेटिव, ठीक है, रिटेन, ठीक है, रिटेन और अपॉन में 100 जितना आता है वही हमारा फाइनेंस मॉडुलस होता है। अगर क्या होता है इसकी कुछ क्या होता है, इसकी कुछ लिमिटेशंस, अगर उस लिमिट के अंदर, ठीक है, अगर उस लिमिट के अंदर क्या फाइनेंस मॉडुलस आता है तो वो क्या होगा, हमारा कोर्स एग्रीगेट, मतलब कि कोर्स ग्रेडेड एग्रीगेट होगा। और मतलब कि जो लिमिट जितनी होती है उस लिमिट के अंदर अगर आता है, कोर्स एग्रीगेट की लिमिट के अंदर आएगा तो कोर्स ग्रेडेड का मतलब कि एग्रीगेट कहा जाएगा। और फाइन ग्रेडेड एग्रीगेट की लिमिट के अंदर में आता है तो वो फाइन ग्रेडेड एग्रीगेट कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हो गए। ठीक है, ऐसे हम फाइनेंस मॉडुलस याद करते हैं और फाइनेंस मॉडुलस से क्या करते हैं, हम ग्रेडेड को बांट देते हैं कि कोर्स ग्रेडेड है या फिर हमारा क्या हुआ फाइन ग्रेडेड है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कोर्स ग्रेडेड एग्रीगेट और फाइन ग्रेडेड एग्रीगेट। ठीक है, ग्रेडिंग के आधार पे ये हमारे एग्रीगेट हो गए। और जो लास्ट हमारा बचता है, ठीक है, थर्ड जो हमारा बचता है कौन सा, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। ठीक है, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेल ग्रेडेड, जिसमें सभी प्रकार के क्या होती हैं हमारी एग्रीगेट्स पाई जाती हैं। कोई हमारा कंक्रीट मान लेते हैं ये, ठीक है, इसमें कुछ बड़ी फिर कुछ छोटी, ठीक है, मतलब कि सभी साइज के अगर एग्रीगेट पाए जा रहे हैं किसी में, ठीक है, किसी कंक्रीट में या फिर किसी मिलावे में सभी प्रकार के एग्रीगेट पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट कहते हैं, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट कहते हैं। वेल ग्रेडेड इसको क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें जब मिक्स करते हैं हम तो क्या होता है, इसमें कोई भी क्या कहते हैं वाइट्स नहीं रह जाते हैं। ठीक है, वाइट्स नहीं रह जाते हैं, इसलिए ये वेल ग्रेडेड एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा खत्म होता है ग्रेडेड ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट टॉपिक हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है हमारा, देख लेते हैं हम। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट को हम ऑल इन मिक्स एग्रीगेट भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, वाटर के बारे में। ठीक है, हमने चैप्टर के शुरू में देखा था कि जो कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे, पहला जो था वो था हमारा सीमेंट, दूसरा क्या था एग्रीगेट, और तीसरा क्या था हमारा वाटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, सीमेंट के बारे में पढ़ लिया, एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया, और अब हमारी क्या बारी है, वाटर की बारी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में कि वाटर कैसे क्या इफेक्ट डालता है किस पे, हमारे कंक्रीट में। ठीक है, तो देखते हैं वाटर के बारे में एक एक करके। ठीक है, तो जो हमारा वाटर होता है, ठीक है, वाटर में कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्या करते हैं, कंक्रीट को प्रभावित करते हैं। तो देख लेते हैं कि क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर। ठीक है, मिलाए जल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर मतलब क्या है, जो हम कंक्रीट बना रहे हैं, कंक्रीट में जो जल मिला रहे हैं, ठीक है, उसकी क्या गुणवत्ता है। ठीक है, मिलाए गए जल की गुणवत्ता। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या है कि कंक्रीट की मिक्सिंग व तराई है, तो ठीक है, जल की आवश्यकता में पड़ती है। ठीक है, कंक्रीट को मिक्स करने के लिए
और उसको फिर स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद उसको तराई करने के लिए, क्यूरिंग करने के लिए, ठीक है, क्या हमें वाटर की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है। तो इसीलिए हमारा जो वाटर होता है, वाटर में हमारे ऐसे कोई भी मटेरियल्स नहीं होने चाहिए जो हमारे कंक्रीट को बेकार कर दें, ठीक है। इसलिए हम वाटर के बारे में भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो पानी जो हमारा हानिकारक पदार्थों वाला नहीं होना चाहिए, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि कंक्रीट में हम मिला दें और फिर कंक्रीट को मिक्स करते टाइम क्या होता है हमारे हाथ पे पैर पे कंक्रीट लगने के बाद हमें कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। इस प्रकार का हमारा वाटर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो इसमें अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है, वाटर में जो अशुद्धियाँ हमारी होती हैं वो बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया कि क्वालिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर, जो हमारी इसकी गुणवत्ता हमारी अच्छी होनी चाहिए। जो इसमें खराब मटेरियल्स हैं, जो हानिकारक मटेरियल्स हैं, उनकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि आईएस जो कोड्स होते हैं, ठीक है, जो भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं आईएस कोड्स, उसके अनुसार, ठीक है, जो हमारे हानिकारक पदार्थ होते हैं उनकी लिमिटेशंस क्या है, कितनी मात्रा में अगर उसमें वाटर में बाई चांस हमारा है तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा, ठीक है। उनके बारे में हम एक एक करके देख लेते हैं। लिमिट्स ऑन द impurities as per IS। लिमिट्स ऑफ द impurities, ठीक है, एज पर IS। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार अशुद्धियों की सीमा, ठीक है, कि अशुद्धियों की क्या क्या सीमाएं, कितनी अशुद्धियां अगर वाटर में मिली रहेंगी तो हमारे लिए वो हानिकारक नहीं होगा। तो हम एक टेबल के माध्यम से देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारा है क्या, पहला क्या हो जाएगा अशुद्धि का प्रकार, ठीक है, कौन कौन सी अशुद्धियां हैं। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सीमा, ठीक है, स्वीकृत प्रतिशतता बोल सकते हैं इसको, स्वीकृत प्रतिशतता, ठीक है, कितनी प्रतिशत मात्रा उसकी स्वीकार की जा सकती है, ठीक है, हमारे वाटर में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कि जो हमारा इसमें होता है क्या, कि कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक मटेरियल जो होते हैं वो कितना परसेंट हमारा होना चाहिए, 0.2% तक अगर है, ठीक है, वाटर में अगर हमारा 0.2% तक कार्बनिक मटेरियल्स हैं तो हमारे लिए चला हुआ, ठीक है, वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं। और अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक जो मटेरियल्स होते हैं उनकी प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, 0.3%, ठीक है। अगर 0.3% तक उसमें है, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा, तो वो हमारे लिए क्या होगा, चला होगा, मतलब कि उस पानी को भी हम यूज कर सकते हैं। और सल्फेट जो हमारा होता है, सल्फेट हमारा कितना होना चाहिए उसमें, 0.04%, 0.04% से ज़्यादा सल्फेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा एल्कली क्लोराइड है, ठीक है, सादा कंक्रीट एल्कली क्लोराइड, ठीक है, क्षारीय क्लोराइड जो होता है, ठीक है, क्लोराइड, इसको दो, ठीक है, एक सादा कंक्रीट जो होता है हमारा पीसीसी होता है जिसको हम बोलते हैं, और एक हमारा आरसीसी होता है, ठीक है, दोनों के लिए हमारा अलग अलग होता है, ठीक है। जो हमारा पीसीसी सादा कंक्रीट होगा, पीसी प्लेन कंक्रीट, ठीक है, इसके लिए कितना होना चाहिए, इसके लिए 0.2%, ठीक है, हमारा होना चाहिए एल्कली क्लोराइड अगर हम वाटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा आरसीसी होता है, मतलब आरसी कंक्रीट के लिए क्या होता है हमारा, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए कितना होना चाहिए, ये 0.05% से इसमें अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए अशुद्धियों के प्रकार, और वो स्वीकृत प्रतिशतता, इतने अगर क्या कार्बनिक मात्रा हमारी कितना 0.2% तक है तो चलाऊ रहेगा, चल जाएगा। और अगर क्या अकार्बनिक पदार्थ हैं तो वो हमारे 0.3% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो सल्फेट हमारे होते हैं वो कितने 0.04% से अधिक नहीं होने चाहिए। और एल्कली क्लोराइड की अगर बात करते हैं, ठीक है, एल्कली क्लोराइड की बात करते हैं तो ये दो प्रकार से हमारे कंक्रीट होते हैं, एक प्लेन कंक्रीट होता है और दूसरा हमारा रेनफोर्स्ड कंक्रीट होता है। तो प्लेन कंक्रीट में अगर 0.2% तक है तो भी हमारा चल जाएगा, ठीक है, वो कंक्रीट हम यूज़ कर लेंगे, पानी यूज़ कर लेंगे कंक्रीट में, ठीक है। लेकिन अगर हम कंक्रीट आरसीसी का कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं
तो उसमें जो हमारा पानी में अशुद्धियाँ जो होगी एल्कली क्लोराइड, वो हमारा 0.04% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो पानी को हम या फिर शुद्ध करेंगे या फिर पानी को हम चेंज कर देंगे, दूसरी पानी उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिट्स ऑफ इम्प्योरिटीज एज पर IS, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्या होता है कि अशुद्धियों की लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, ठीक है। अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ सब, ठीक है, क्या है, कंक्रीट पर जल में अत्यधिक अशुद्धियों का प्रभाव, ठीक है। कंक्रीट में जो जल डालते हैं अत्यधिक अगर अशुद्धियाँ हो गई तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं हम। जो हमारा है कि इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव, ठीक है, इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव इम्प्योरिटीज इन वाटर, इम्प्योरिटीज इन वाटर, ठीक है, इन वाटर ऑन कंक्रीट, ठीक है, ऑन कंक्रीट। हिंदी में हम इसकी लिखते रहे हैं, ठीक है। क्या हिंदी क्या हो जाएगी इसकी कि कंक्रीट पर जल में, कंक्रीट पर जल में अत्यधिक अशुद्धियों का, अत्यधिक अशुद्धियों का प्रभाव, ठीक है, ठीक है। ये हमको पढ़ना है कि इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव इम्प्योरिटीज इन वाटर ऑन कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट पर जो जल में अशुद्धियाँ हैं, अत्यधिक अशुद्धियाँ अगर हो जाती हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर क्या हुआ हमारा कि जो हमारा जो कंक्रीट है, ठीक है, कंक्रीट में अगर अशुद्धियाँ, ठीक है, अशुद्धियाँ अधिक, हमारा वाटर में अशुद्धियाँ अधिक हो गई, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक, किसकी, कंक्रीट की, ठीक है, हमारी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है ये स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है, ठीक है। संपीड़न सामर्थ्य में 10 से 30% तक कमी आ जाती है अगर अशुद्धियाँ अधिक हो गई, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कौन सी अशुद्धि कितना होने पर तो कितना हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक, संपीड़न सामर्थ्य है वो कितनी कमी आएगी, ठीक है। जल में लवण की प्रतिशतता देख लेते हैं, जल में लवण की प्रतिशतता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वो क्या है कि संपीड़न सामर्थ्य में की प्रतिशतता में कमी, संपीड़न सामर्थ्य की प्रतिशतता में कमी, ठीक है। ये हम देख लेते हैं कि कौन सा लवण कितना प्रतिशत रहेगा तो कितनी कमी आएगी, ठीक है। अगर देख लेते हैं 0.5%, ठीक है, 0.5% क्या होता है हमारा सल्फेट SO4 अगर है, ठीक है, 0.5% सल्फेट अगर हमारा है तो कितना कमी आएगा हमारे किसमें, संपीड़न सामर्थ्य में कंक्रीट की, वो हमारा 4, ठीक है, 4 न्यूटन पर mm² हमारा कमी आ जाएगा, ठीक है, 4% की कमी आ जाएगी कंक्रीट की सामर्थ्य में, क्या होगी, 4% की कमी आ जाएगी। और क्या होता है हमारा अगर 1% सल्फेट होगा, ठीक है, 1.04 बोल सकते हैं या फिर 1% अगर सल्फेट हो गया तो कितनी कमी आ जाएगी हमारा 10%, क्या होगा 10% इसकी संपीड़न सामर्थ्य में कमी आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारा जो है 5% अगर सोडियम क्लोराइड अगर इसमें मिक्स हो गया, 5% सोडियम क्लोराइड NaCl अगर इसमें मिला हुआ है तो कितनी कमी आएगी हमारी, वो 30% तक क्या होता है कमी हमारा आ जाता है किसमें, कंक्रीट की सामर्थ्य में, संपीड़न सामर्थ्य में। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें, ठीक है, CO2 की मात्रा अगर इसमें अधिक है तो 20% तक क्या होती है हमारी कमी आ जाती है इसके स्ट्रेंथ में, ठीक है, प्रतिशतता इतने % क्या होगी कमी आ जाएगी। अगर हमारा 4.5% क्या है
SO2 है, SO4 सॉरी, सल्फेट की मात्रा है तो 4% की कमी आएगी। अगर 1% सल्फेट की मात्रा है तो हमारी 10% की कमी आ जाएगी संपीड़न सामर्थ्य में, और 5% NaCl 30% की कमी आ जाएगी संपीड़न सामर्थ्य में। और CO2 की मात्रा अधिक है, ठीक है, CO2 की मात्रा अधिक है तो कितना हमारा 20% की कमी आ जाएगी हमारी किसमें, संपीड़न सामर्थ्य में कंक्रीट की, ठीक है। जल में अगर लवण ये इसमें जो लवण है, ठीक है, इनकी मात्रा अगर इतनी होगी तो इतने % क्या होती है, कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव इम्प्योरिटीज इन वाटर ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब देखते हैं कंक्रीट के गुणों पर विभिन्न अशुद्धियों का प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। कुछ अशुद्धियाँ और हैं जिनका कंक्रीट पर प्रभाव पड़ता है, ये इम्प्योरिटीज हैं, वो भी देख लेते हैं। इसमें पहला है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट वन जो है सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है, मतलब निलंबित कण, निलंबित कण। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब क्या मतलब है कि मिट्टी, ठीक है, मिट्टी के निलंबित कणों की उपस्थिति, ठीक है, मिट्टी या गाद, ठीक है, क्ले ऑफिस या फिर सिल्ट बोल सकते हैं, ठीक है, के निलंबित कणों की उपस्थिति यदि 0.02% हो तो कंक्रीट के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है कि अगर, ठीक है, क्ले हमारा हो गया, ठीक है, और एंड सिल्ट, इसकी उपस्थिति 0.02% तक है किसमें, वाटर में, तो हमारा कंक्रीट पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही इसकी उपस्थिति क्या होती है हमारी किसमें, वाटर में, इसकी उपस्थिति अधिक होती है, किससे, 0.2% से अधिक होती है, तो क्या होता है हमारा तुरंत वो वाटर हमारा यूज करने लायक नहीं रह जाता है कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सस्पेंडेड पार्टिकल्स, मतलब निलंबित कण, ठीक है। लेकिन कंक्रीट के दूसरे गुण उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये भले ही हमारा 0.2%, ठीक है, 0.2% तक क्या होता है तो कंक्रीट के गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, 0.2%, ठीक है, अगर होता है 0.2%, ठीक है। ये हमारा हो गया निलंबित कण, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। सेकंड जो हमारा इसमें आता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, मतलब अकार्बनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब ये देख लेते हैं इसका मतलब कि जो ये इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। जैसे हमारा हो गया जस्ते, मैग्नीज, टिन, तांबा, ठीक है, शीशे की लवण, ठीक है, शीशे के जो लवण का होता है कि, ठीक है, की उपस्थिति के कारण क्या होता है हमारा, क्या होता है इन सब की जो इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे हमारा जस्ता हो गया, टिन हो गया, ठीक है, तांबा हो गया, लेड हो गया, ठीक है, इन सब की उपस्थिति के कारण क्या होता है जो हमारा कंक्रीट होता है, ठीक है, जो हमारा कंक्रीट होता है इसकी स्ट्रेंथ पे क्या होता है बुरा प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जो इफेक्ट पड़ता है वो बुरा होता है, ठीक है, इसलिए कंक्रीट की सामर्थ्य को क्या कम कर देता है, ठीक है। इसलिए हमें क्या जल की जो वाटर हमारा होता है, ठीक है, जो वाटर रिक्वायर्ड होता है उसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए, उसकी परख करनी चाहिए, तो ही हमें क्या करना है कंक्रीट में उसको मिक्स करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। और एक चीज़ देख लेते हैं कि इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में जो होता है सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट, ठीक है, जो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं जो कंक्रीट होता है इसके क्या करते हैं जो सेटिंग टाइम होता है, ठीक है, इसकी जो सेटिंग टाइम जो हमारा फिक्स है 30 मिनट, ठीक है, उसको क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, मतलब कि वो जल्दी गेन मतलब कि हार्ड होना स्टार्ट होता है, सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमारा क्या करता है जब वो जल्दी सेट हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी जल्दी गेन हो जाएगी और बाद वाली स्ट्रेंथ उसकी बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसकी मात्रा हमें बहुत कम रखनी चाहिए, ठीक है, ना के बराबर होनी चाहिए किसमें हमारे वाटर में, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एसिड एल्कलीन, ठीक है,
एसिड हो गया एंड एल्कलीन, मतलब कि क्या है, अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार। ठीक है, हमारे जो वाटर होते हैं इसमें अम्ल व क्षार दोनों की मात्रा कम होनी चाहिए। एसिडिटी को ध्यान में रखकर, ठीक है, 6 pH मान से अधिक का पानी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो 6 pH मान आप पढ़े होंगे, तो pH मान 6 जो होता है, इससे कम का जो वाटर होता है, इससे कम pH का वाटर हमें यूज नहीं करना चाहिए कंक्रीट बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, एसिड एंड एल्कलीन। ठीक है, इसी प्रकार हमारा एल्गी होता है। ठीक है, और एक चीज़ और हमारा कि जो 36 ppm हाइड्रोक्लोराइड क्लोराइड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा होता है वो एल्गी होता है। ठीक है, फोर्थ हमारा है शैवाल, जिसको हम बोलते हैं एल्गी। ठीक है, एल्गी होता है इंग्लिश में। ठीक है, शैवाल हमारा हो गया। नेक्स्ट जो हमारा हो गया शुगर हो गया। ठीक है, शुगर जिसको हम शर्करा बोल देते हैं, हिंदी में शर्करा बोलते हैं, शुगर, इसकी मात्रा में बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा हो गया तेल का घुलना एवं दूसरा, मतलब कि ऑयल कंटामिनेशन। ठीक है, तो ये सब हमारे हो गए क्या, इम्प्योरिटीज इन वाटर और कंक्रीट। ठीक है, यहीं पे हमारा ख़त्म होता है कि जो हमारे वाटर में आ जाते हैं किसमें, कंक्रीट में, वो उसके क्या क्या मतलब कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या उसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, कौन कौन मतलब कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं कितने % होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का जो हमारा होता है ये खत्म होता है। इस चैप्टर में जो हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट है, ठीक है, उसमें जो लास्ट टॉपिक बचता है उसको भी हम देख लेते हैं, जो कि हमारा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, क्यूब टेस्ट जिसको हम बोल देते हैं, क्यूब टेस्ट फॉर कंक्रीट। ठीक है, इसमें हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट बना रहे हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम क्यूब टेस्ट करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्यूब टेस्ट हम करते कैसे हैं। ठीक है, क्यूब टेस्ट, ascertaining that suitability of water with the help of क्यूब टेस्ट। ठीक है, क्यूब टेस्ट की कंक्रीट क्यूब टेस्ट की ठीक, क्यूब टेस्ट की सहायता से पानी की उपयुक्तता सुनिश्चित करना। ठीक है, तो क्यूब टेस्ट ये आपके कोई भी एग्जाम हो या फिर कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्यूब टेस्ट है। ठीक है, ये क्यूब टेस्ट हमारा जो होता है इसमें जो हम क्यूब यूज करते हैं, ठीक है, क्यूब जो यूज करते हैं उसके जो साइज है, ठीक है, क्यूब की जो साइज होती है ये कितना होता है, 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्यूब की साइज होती है। ये आप याद रखिएगा, कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी आपसे कोई सीनियर होगा, कोई टीचर होंगे, ये अगर आपकी क्यूब टेस्ट की बात जहाँ पे भी आती है वहाँ पे ये साइज जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं चाहे आप कहीं पर भी हो, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्यूब टेस्ट, क्यूब्स की साइज। ठीक है, तो देख लेते हैं हम क्यूब टेस्ट करते कैसे हैं। ठीक है, क्या करते हैं क्यूब में, क्या करते हैं हम कंक्रीट को पहले भर लेते हैं। ठीक है, कंक्रीट को डालने के बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे ही कहीं छाया स्थान पे, ठीक है, जहाँ पे छाया रहता है, ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे हम कंक्रीट को जो भी जितना भी क्यूब बना देंगे, वैसे 3, 7, 10, 14 ऐसे क्यूब बनाते हैं, 21 क्यूब, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, क्यूब को हम कहीं छाया पे ले जाके रख देंगे। ठीक है, छाया पे रखने के बाद 24 घंटे रखेंगे। 24 घंटे बाद क्या करेंगे हम कि जो हमारा क्यूब होता है उसका जो सामान्य ताप होता है, सामान्य ताप कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस ताप पर क्या करेंगे हम 28 दिन के लिए, ठीक है, 28 दिन के लिए वाटर में डालेंगे। ठीक है, 28 दिन के लिए कोई जल का टब होगा या फिर कोई भी जल जिसमें जल रहता हो, 28 दिन के लिए क्या करेंगे, इस क्यूब से भरे मतलब कंक्रीट से भरे क्यूब को क्या करेंगे, जब वो 24 घंटे बाद हटाएंगे वहाँ से हम, तो ले जाके किसी टब या फिर वाटर में मतलब कि रख देंगे। कितने दिन के लिए, 28 दिन के लिए। ठीक है, 28 दिन के लिए रख देंगे। और फिर 28 दिन बाद क्या करेंगे, 28 दिन बाद इसको हम निकाल के वहाँ से वाटर में से ले आएंगे। फिर हमारे पास एक क्या होता है मशीन होती है, क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन, मतलब कि CTM जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
ये जो आप फर्स्ट ईयर में देखे भी होंगे, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल कराया गया होगा, ये टेस्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, वहाँ पे आप देखे होंगे CTM मशीन। क्या करते हैं, कंक्रीट के क्यूब टेस्ट को ले जाके इस CTM मशीन पर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी क्या होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चल जाती है, ठीक है। क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, यहाँ से पता चल जाती है किसकी, जो हमारा कंक्रीट होता है उसका कंप्रेसिव टेस्ट यहाँ से पता चल जाता है। अगर क्या वो कंप्रेसिव टेस्ट जितना हमारा रिक्वायर्ड होता है इस कोर्स के अनुसार उतना नहीं मिल रहा है, अगर उसमें क्या, जब हम वाटर डाले थे, मिक्स किए थे कंक्रीट में, कभी कभी होता क्या होता है, वाटर की मतलब कि वाटर की गुणवत्ता खराब होने के कारण क्या होता है, हमारी कंक्रीट खराब होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो वाटर को हम चेंज करते हैं, वाटर की क्वालिटी को चेंज करेंगे, ठीक है। और अगर सही है तो फिर हम उसको प्रेफर कर लेते हैं जो हमारा काम चल रहा है उसके लिए, ठीक है। और अगर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कितनी साइज के कर रहे हैं, तो अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम ज्ञात करें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा, अधिकतम भार, ठीक है, अधिकतम भार जितना इस पर लोड लगा रहे हैं किसके द्वारा, कम CTM मशीन द्वारा, ठीक है। CTM द्वारा जितना मशीन लगा रहा है उसका अधिकतम भार अपॉन में क्या होता है, जो ये हमारा क्यूब था, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, ठीक है, उसके क्षेत्रफल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो हमारा आएगा, ठीक है, वही हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहा जाएगा, ठीक है। या फिर हमारा जो होता है CTM में आप देखेंगे, आजकल तो ऑटोमेटिक CTM आ गया, ठीक है। ऑटोमेटिक CTM में क्या देखते हैं हम कि ऑटोमेटिक CTM में ये होता है कि हमारा देखेंगे आप ऐसे एक रीडिंग वाला खाना बनाते हैं, जैसे ये हमारा, एक मिनट, ये क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ ऐसे CTM रहता है, यहाँ पे हम अपना ब्लॉक रखते हैं, ठीक है, जो कंक्रीट का ब्लॉक बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ रीडिंग वाला रहता है, ठीक है। रीडिंग के लिए कुछ आपको नोट दिखाई देगा, यहाँ पे रीडिंग आपको दे दी जाती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले की जो मशीन में होता था उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल ऑटोमेटिक आया तो यहाँ पे रीडिंग आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है, तो आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से हम कंप्रेसिव टेस्ट निकाल लेते हैं, और वाटर की थोड़ा बहुत यहाँ से क्वालिटी भी पता चलती है कि हमारे जो कंक्रीट में मिलाई गई वाटर है उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसके बारे में हमको यहाँ से पता चल जाता है। तो एक चीज़ और इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने योग्य है, जो कि हमारे क्या MCQ बेस्ड क्वेश्चन से आ जाते हैं, ठीक है, बाई चांस। अगर क्या करें हम, साइज जो, ठीक है, क्यूब की साइज अगर 10 mm ले रहे हैं, ठीक है, 10 mm अगर क्यूब की साइज ले रहे हैं, तो 15 mm वाली जो साइज है, ठीक है, 15 mm साइज वाली जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी क्यूब की, उससे क्या होगा, ये 90% ही होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं अगर 100% है तो इसका 90% ही इसका आता है, ठीक है। तो ये जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है, WC रेशियो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपने डाउट्स को, वहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें। गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और बॉयज़ हैं तो उनके लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहीं से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसमें हमको पढ़ना है क्या, वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में, ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।